सीआरपीसी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो कमेंट में मेंशन करें। ओके, नमस्कार, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ और पिक्चर? प्रणाम प्रणाम। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों तक? ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज सीआरपीसी की इस क्लास में हम लोग सीआरपीसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पे डिस्कस करेंगे और इसका नाम है एफआईआर। बट ये चैप्टर 12 में जो एफआईआर है और इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं 154 से लेके 176 तक। सबसे पहले एफआईआर पे डिस्कशन करने से पहले आप ये जान लें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एफआईआर का क्या इम्पोर्टेंस है। और यूं कहिए कि एफआईआर जो है आपका इन्वेस्टिगेशन का एक फाउंडेशन है, नींव है। और इसके पहले कि हम एफआईआर पे डिस्कशन करें, कुछ जहन में क्वेश्चंस आते हैं कि एफआईआर क्या है, क्यों लिखाई जाती है, मकसद इसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, मैनर क्या है इसको लिखने का। और एफआईआर यदि नहीं लिखी जाती है तो क्या रेमेडी देती है सीआरपीसी। एफआईआर लिख जाती है तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, और क्या इन्वेस्टिगेशन अदर देन पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। एफआईआर का रोल ट्रायल में क्या है, क्या एफआईआर में जो बातें लिख दी गई हैं वो गीता की तरह है, क्या उसको काटा नहीं जा सकता, क्या जो फैक्ट उसमें नैरेट किया गया वो बिल्कुल सही है। यदि एफआईआर गलत लिख दी गई है तो उसकी रेमेडी क्या है। क्या हर तरह के ऑफेंस के मैटर में एफआईआर लिखी जाती है, और यदि हर तरह के नहीं लिखी जाती है तो फिर एफआईआर के अलावा क्या प्रोसेस है। फिर इस चैप्टर में जो चैप्टर 12 है हम देखेंगे कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें जुड़ती है। पब्लिक भी है इसमें, इस चैप्टर में नहीं है बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से एक रुकी है। पब्लिक पे भी ड्यूटी इम्पोज किया गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 37, 39 में है। फिर यह है कि एफआईआर लिखाता कौन है, क्या ज़रूरी है विक्टिम लिखाए या उसके घर वाले ही लिखाए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, एफआईआर के ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं और हम उस पर डिस्कस करें तो देखेंगे कि हम लोग करते क्या है। यूँ समझ लीजिए कि आज कोशिश हम करते हैं कि एफआईआर एक ओनियन समझ लीजिए, और आज हम लोग करना ये है कि प्याज के उसके एक एक छिलके को हटाते जाना है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कोशिश करनी है कि कवर हो जाए। आल्दो कुछ डायमेंशन ऐसे हैं एफआईआर के कि उस पे भी अभी जुडिशियल फाइनलिटी कुछ हद तक है, अभी वो भी प्रोग्रेस के स्टेज पे है। क्या एफआईआर लिखाने से पहले किसी तरह की इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी की जा सकती है। क्या कहीं दूर बैठे हुए आदमी ने टेलीफोन कर दिया तो एफआईआर रजिस्टर करना इंचार्ज ऑफ द स्टेशन का ये लाइबिलिटी है, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को लिखना ज़रूरी है। आखिर इसका नाम एफआईआर क्यों पड़ा। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस चैप्टर में, चैप्टर 12 में 154 से लेके 176 में
तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मेन पिक्चर में है, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसका कोर्ट से भी रिलेशन है। अब कोर्ट का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन में, ये भी देखना है। मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ ये प्रोविजनल चीज़ें तो हैं, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से और तमाम तरह के कमेंट्रीज से आप इस पे एक अपना ओवरऑल व्यू बनाते हैं। एफआईआर का क्या एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, उसका साक्ष्य में उसका मूल्यांकन क्या है, एफआईआर जिसने लिखाया है वो ट्रायल में एज ए विटनेस आता है तो क्या है, एविडेंस के कौन से प्रोविज़न एफआईआर से रिलेटेड चीज़ों में काम आ सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। अब एफआईआर पे हम डिस्कशन करते हैं कि आखिर एफआईआर है क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो जैसा कि हमने बताया कि एफआईआर बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का एक तरह से फाउंडेशन एंड न्यू है। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, उर्दू में रपट इब्तदाई। तो ये जो रपट है, रिपोर्ट है, तो ये इसका नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। यानी कि आप देखिए टाइम स्केल में देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से क्या है कि फर्स्ट वर्ड इसमें लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम स्केल में फर्स्ट है, और वो जब रजिस्टर्ड हो गई तो देन वो रिपोर्ट हो गई। तो एक इन्फॉर्मेंट पिक्चर में आता है। तो अब वो इन्फॉर्मेंट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देता है। कहाँ पे देता है, पुलिस स्टेशन पे। फिर जब इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको उसमें रिड्यूस किया जाता है, उसको इन राइटिंग लिखा जाता है या वो लिख के देता है। तो 154 क्या कहती है, 154 में एफआईआर को लेके क्या है। तो 154 के प्लानिंग को देखें यदि, तो एफआईआर वो ये कहता है कि एफआईआर पहली बात है किन मैटर्स में, किन ऑफेंसेस को लेके लिखी जाती है। क्या सारे ऑफेंसेस को? तो आप देखेंगे इसी में 2-3 चीज़ें। अब इस चैप्टर से बाहर हम जाते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2 में डिफाइंड है, और डिफिनीशन क्या है, वो ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, पहली चीज़। यानी उसका ऑब्जेक्ट क्या है, एविडेंस कलेक्ट करना। और ये एविडेंस कलेक्ट कौन करता है, पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन। तो जो प्रिंसिपल रोल है आप इन्वेस्टिगेशन के डिफिनेशन में देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर का है। तो क्या अदर पर्सन ही क्यों आया, अदर पर्सन भी कर सकता है। तो हाँ, अदर पर्सन भी कर सकता है। तो अदर पर्सन कहाँ पे कर सकता है, किस जगह हमको ये प्रोविजन सीआरपीसी में मिलेगा। तो अभी आप देखेंगे, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो एक आता है जहाँ पे मजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करता है, 202 याद रखें। तो 202 में क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है और किसी अदर अथॉरिटी या पर्सन से भी करा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा हमने कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन का डिफिनीशन जैसा कि आप 2H में लिखा है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड all the proceeding under the code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person। अब यहीं पे ये बताया कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन। बट यहीं पे एक्सक्लूड करता है कि कोई ऐसी अथॉरिटी है जो नहीं कर सकती। तो कहता अदर देन ए मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट क्या है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, अन्वेषण नहीं कर सकता। हु इज ऑथराइज बाय ए मजिस्ट्रेट। तो पुलिस ऑफिसर को जहाँ पे सीआरपीसी, जहाँ कोड ने डिस्क्राइब किया है कि कोई मैटर आपके यहाँ आता है, एफआईआर होती है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। और यही सीआरपीसी ये भी कहता है कि एक मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकता है, तब भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा।
तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है, खुद मजिस्ट्रेट को पावर तो है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप एफआईआर रजिस्टर करिए, एफआईआर, और उसका को इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट को या जजेस के लिए हमने सीआरपीसी में पाया कि वो इंक्वायरी और ट्रायल, जांच और विचारणा करते हैं। तो सबसे पहली बात आई कि ये इन्वेस्टिगेशन का जो प्रयोजन, जो ऑब्जेक्ट है, वो है एविडेंस कलेक्ट करना। ये जो एविडेंस कलेक्ट करेगा और बाद में अपनी पुलिस रिपोर्ट 173(2) में कोर्ट में सबमिट करेगा, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जिस कोर्ट को क्षेत्राधिकार है, तब वहां पे प्रोसेस क्या होता है कि वो कॉग्निजेंस होता है, देन या तो डिस्चार्ज होता है या चार्ज फ्रेम होता है, और चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होती है। तो ट्रायल का स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है? चार्ज फ्रेम करने से। तो ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है वहाँ पे वो फिर उसका परीक्षण होता है, ट्रायल होता है। तो अभी हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन से किया जा सकता है और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के लिए कैसे होगा? तो एफआईआर आया। तो एफआईआर का ऑब्जेक्ट क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट है, एक लाइन में कहें, जो बार बार रिइटरेट, बार बार दोहराई जाती है जुडिशियल साइड से, कि टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, आपराधिक प्रक्रिया को गतिशील करती है ये। तब जब एफआईआर होता है तो क्रिमिनल लॉ को, जो है क्रिमिनल प्रोसीजर को मोशन में ला देता है। अब एफआईआर हुई तो उसी एफआईआर में एक आईओ अपॉइंट हो जाता है, और वो आईओ क्या आता है कि क्रिमिनल लॉ के हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो उसका भी एक डायमेंशन इन्होंने तय कर रखा है, क्या कर सकता है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम चलेंगे, तो आज हम एफआईआर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, और इस इशूज को, इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही गहराई से कोशिश करते हैं कि सब सारे कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो पहली बात ये है कि एफआईआर, तो देखिए क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है एफआईआर से, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब एफआईआर ये आता है कि फर्स्ट, इसमें वर्ड एक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। यानी कि सूचना क्या है? जो पहली बार दी गई है और जिस पे आपकी रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई है। तो ये अब यहीं पे 154 के आप टाइप वो बांट लें, यदि 154 के पूरे प्लान को समझने की कोशिश करें कि एफआईआर केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के मामलों में होता है, पहली चीज। दूसरा, एफआईआर जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है, जिसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ, वही उसको सूचना दे, वही इन्फॉर्मेंट बने। यानी कि कोई भी सोसाइटी का एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है किसी अपराध को, या तो वो खुद भुक्तभोगी रहा हो, या कहीं उस घर परिवार का व्यक्ति है, या जो इसने घटना को देखी है, या जो कहीं न कहीं घटना से संबंधित है या पीड़ित है। तो कोई बार ये क्रिएट नहीं करती है कि इन्फॉर्मेंट कौन होगा। लॉ इस पे कोई रोक नहीं लगाती है कि इन्फॉर्मेंट कौन होगा और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। एनीबडी कैन गिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता, और यदि मामला संज्ञेय अपराध का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, तो उस केस में एफआईआर स्टेशन ऑफिसर को पंजीकृत करना पड़ेगा। अब मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, पर्दानशीन लेडी है, तो क्या होगा? क्या उसकी सूचना नहीं लिखी जाएगी? तो अब इसमें कहता है कि नहीं, यदि वो उसने ओरली भी आपको बताया है तो आप क्या करेंगे? वो इसको इन राइटिंग, लिखित रूप से उसको उसमें बदलेंगे, उसमें उसको रिड्यूस करेंगे। और जब आप
बताए हुए, मौखिक रूप से बताए हुए को लिख लिया आपने, तो क्या करेंगे, आप उसको पढ़ के सुनाएंगे, और पढ़ के सुनाने के बाद सूचना को लिख लेंगे, फिर उसका उस पर साइन लेंगे, और साइन लेने के बाद उसको क्या करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट उसको एक कॉपी सप्लाई कर देंगे। तो ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। लॉ क्या है आज की तारीख में, अपेक्स कोर्ट ने बार बार इस चीज़ों को किया है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है उस इंफॉर्मेशन से, तो आप ड्यूटी बाउंड हैं, ये मैंडेटरी है कि आपको एफआईआर को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये पहली तो आपका ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। अब उस एफआईआर देने वाले में वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी कारण से लिख नहीं सकता है, तो आपको क्या करना होगा कि उसको थाने में जो टॉप का अधिकारी है उसको लिखित में उसको लिखवाएगा, फिर पढ़ के सुनाएगा, सुनाने के बाद उसके हस्ताक्षर बनाएगा। यूं तो जो एफआईआर लिखी जाती है, जो एफआईआर का फॉर्मेट होता है उसको कहा जाता है चिक एफआईआर। चिक मतलब एक फॉर्मेट हो गया, उस फॉर्मेट में आपकी एफआईआर को लिखी गई, तो उसमें ढेर सारे हेड्स होते हैं, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि 154 में यदि किसी के सिग्नेचर की बात आई है तो वो इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर की बात हुई है। यहाँ पे न तो उसको एसएचओ या एसओ का साइन करने की बात आई है, ना किसी मजिस्ट्रेट की बात आई है। बट जो चीक एफआईआर होता है उसमें इन्फॉर्मेंट कौन है, यदि एक्यूज नेम्ड है तो उनका नाम, कौन सा ऑफेंस होता है, किस प्लेस ऑफ ऑकरेंस क्या है, डेट ऑफ ऑकरेंस क्या है, टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या है, थाने से उसका डिस्टेंस कितना है, और उसका कंटेंट कौन सा सेक्शन बनता है वो लिखा जाएगा। फिर उसके अलावा जो है उसमें जो एसओ होगा उसका साइन होगा, इन्फॉर्मेंट होगा उसका साइन होगा, 3 कॉपी में बनेगी। तो ये सारी तो आप पुलिस रेगुलेशन और ये सब मिला के ये सारी चीज़ें आएंगे। बट ये सीआरपीसी के 154 का जो प्लान है उसमें क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर दिखा किसका, इन्फॉर्मेंट का, और ये सिग्नेचर उसका दिखने के पीछे भी लॉ का एक मकसद है, उसको पढ़ के सुनाने का, रीड करने का भी एक मकसद है, ताकि ये रहे पुलिस, देखिए पुलिस को तो जो लॉ मेकिंग पर्सन लोग हैं जिन्होंने कानून बनाया है, और ये 1973 का कानून है, इसके पहले 1898 का सीआरपीसी थी, और वो अंग्रेजों के समय की वो थी, जिस समय की पुलिस फोर्स क्या थी, जो हमारे शासक थे उनका एक इंस्ट्रूमेंट था, और सही या गलत किसी तरह से जस्टिफाइड करना था उनको। इसी कानून के सहारे वहाँ वो अपना शासन चला रहे थे, इसी कानून के सहारे हमारा भी शासन चल रहा था। फिर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको चेंज किया, पर मोटी मोटी चीज़ें वहाँ से ले लिया। तो जब लिया तो कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आप देखिए एविडेंस एक्ट में कहा गया कि पुलिस ऑफिसर से आपने कोई कन्फेस किया है तो एडमिसिबल नहीं है, वो साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है। तो पुलिस को एक नकारात्मक रूप से मान लिया गया कि केवल पुलिस पे विश्वास कर लें। यहाँ पे एक रूल ऑफ कासन आया एक कि केवल पुलिस पे यदि विश्वास कर लिए तो हो सकता है सही सही पिक्चर सामने ना आए, इसलिए चेक और बैलेंस की थ्योरी अपनाई गई, सेफ गार्ड्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए। इसीलिए उसने मौखिक बताया तो आप पढ़ के सुनाओ, यदि उसने बताया और वही पढ़ के आपने सुनाया तो फिर वो मान लेगा कि हाँ सही है। फिर जो सुना दिया आपने फिर दिखाया, वहाँ वो साइन कर दिया, और एक कॉपी उसको तत्काल दे दिया। तत्काल यदि उसको कॉपी आपने दे दिया तो उसका क्या हुआ, उसका मकसद ये हुआ कि एक आता है कि डिले इन एफआईआर, डिले इन लॉजिंग ऑफ एफआईआर, एफआईआर दर्ज कराने में जो विलम्ब हुआ है विचारण में बड़ा मायने रखता है। और जब ट्रायल होता है तो ये जो डिफेंस आता है, डिफेंस अभियुक्त पक्ष के लोग उसको हैमर करते हैं
कि साहब ये आप आफ्टर थॉट, सोच विचार के, प्लान करके और इसमें वो किया गया। अब एक मर्डर हुआ है, आपने 10 दिन बाद उसको लिखाया है FIR। तो ये हुआ कि गांव के दबंग लोगों ने मिल के अपने जो एनिमीज थे उनको प्लान किया और FIR में नेम किया और फंसा दिया, और पहले की एनमिटी कहीं किसी से है तो उसको साधने की कोशिश किया। दूसरा पार्टी भी ये बताया कि साहब हमसे एनमिटी थी इसलिए हमको फंसाया गया। तो इसलिए कहा जाता है कि FIR शुड बी प्रॉम्प्ट, FIR को प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तत्काल दर्ज कराया जाना चाहिए। यदि जरा सा भी गैप है तो उसी FIR में एक कॉलम होता है चीक FIR में कि विलंब का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन ऑफ डिले। तो उसमें लिखा जाता है कि विलंब का ये कारण है। तो अब कोर्ट क्या देखती है कि यदि डिले हुआ है तो क्या कोई उसका रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। मान लीजिए FIR करा दिया, एक रेप हुआ, विक्टिम माइनर गर्ल है, कई दिन तक वो घर में छुपाए रहती है, गुमसुम रहती है, बाद में धीरे घर में लेडीज़ ऑब्जर्व करते हैं, पूछते हैं, कुरेदते हैं तो बताती है। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड या जो मालिक घर के लोग हैं वो बाहर गए हैं कमाने वाले, फिर वो वेट करती है, इन्फॉर्म करती है, फिर वो आते हैं, 10-12 दिन निकल गया। तो 10-12 दिन बहुत होता है, बट कोर्ट के सामने ये चीज़ें आएंगी कि वो अपने एक सोशल स्टेटस के वजह के कि लड़की के साथ इस तरह का काम हुआ है और एक सोशल स्टिग्मा उस पर एक धब्बा लग जाएगा और आगे चल के इसको लाइफ में सेटल होने में प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा वो कसमकस के बाद उन्होंने क्या किया कि डिसीजन लिया। तो कोर्ट कहे कि नहीं ये रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आप प्रधानी के चुनाव में झगड़ा हो गया और आपने 8 घंटे बाद FIR लिखाने आए और चुन चुन के जो आपके विरोधी हैं लिखा दिए, तो ये 8 घंटा भी बचत नहीं करेगा यदि एक्सप्लेन करने के लिए रीजंस उस पर नहीं है। हॉस्पिटल पास में है, थाना पास में 2 किलोमीटर पे है, आपके घर में गाड़ी भी है, बैलगाड़ी भी है, वहाँ पे लोगों के गांव में कार है, तो यह है कि पुलिस तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन प्रधान इतना ज़बरदस्त है, माफिया टाइप का है, और उसने गांव के चारों तरफ पिस्टल और बंदूक लगा रखे हैं, लोगों को लगा रखे हैं कि कोई भी आदमी उनके पक्ष का जाए तो मार दो गोली। तो 8 नहीं कहो, और रात से छुपे छुपे जब उनको मौका मिले और 10-12 घंटे बाद निकले। तो क्या है कि देयर शुड बी ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, यदि डिले है तो एक्सप्लेन। तो इसीलिए उसको पढ़ के सुनाई जाती है और फिर उस पर उसको फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। तो प्रॉम्प्टनेस FIR की ज़रूरी है। तो आप देखें कि ये ऐसा टॉपिक है कि सोसाइटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। जो डार्कनेस है इस फील्ड में उसको दूर किया जा सकता है। तो हमें भी जानना ज़रूरी है, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट। तो आप FIR में 154 में आया कि ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। रिटेन यदि है तो या ओरल भी है तो एक लॉ ये भी है कि वर्बेटम जैसा उसने बताया है वैसा ही लिखा जाएगा। तो उस कंडीशन में ताकि उसकी सूचिता प्योरिटी बनी रहे। तो आप देखिए कि FIR का अभी FIR पे हम और डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि अब एक देखा 154 में FIR है, 155 में NCR है। 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो थाने में फिर उसको रजिस्टर होना ही होना है, मैंडेटरी है। यदि नहीं करेंगे और ये प्रूव्ड हो जाए कि थाने में वो आदमी आया, इन्फॉर्मेशन दे रहा था, नहीं लिखा रहा, तो IPC उनको पनिश करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। तो अब ओरल हो गया, इन राइटिंग हो गया और फ्री ऑफ कास्ट हो गया, सिग्नेचर हो गया। तो आप देखिए कि 154 में 3 सब सेक्शन है। तो जो 154(1) है वो यही कहता है कि जब ओरल दिया गया है तो राइटिंग उसको में फॉर्म में लाया जाएगा, उसको सुनाया जाएगा
उसके सिग्नेचर बनाए जाएंगे और उसकी कॉपी उसको एक दी जाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ है, साइमल्टेनियसली जैसे ही एफआईआर लिखी जा रही है, एफआईआर लिखने के साथ ही साथ उसको जीडी में, थाने में एक डायरी होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है, इसमें वर्ड लिखा हुआ है। तो ये क्या है, जीडी, जनरल डायरी, साधारण डायरी, या उसको एक और भी वर्ड कह सकते हैं, स्टेशन डायरी। तो ये जो स्टेशन डायरी या जनरल डायरी है, क्या होता है कि जितने भी मुकदमे लिखे जाते हैं, पुलिस ऑफिसर जब भी आते हैं जाते हैं थाने में, जो भी आता जाता है, तो उसमें उसका सार संक्षेप में जनरल डायरी में लिखा जाता है। और जीडी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है, और कोर्ट में उसका भी जब ट्रायल होता है तो बड़ा इम्पॉर्टेंस रहता है। तो जीडी में मस्ट है, तो जीडी में उसका की एंट्री करना ज़रूरी है। अब एक प्रोविजो 154 में आया आपका 2013 में, ये क्या आया कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं उसके मैटर में और कुछ डिसेबल पर्सन हैं उनके मैटर में उन्होंने क्या कि कैसे लिखी जाएगी। तो आप देखिए कि ये कहता है कि जो ऑफेंसेज हैं, जैसे 326 ए है, बी है, 354 और उसके साथ ए बी सी डी, 376 और ए से लेकर ई तक, और 509, ये यदि कोई इसके रिगार्डिंग यदि कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो क्या है कि उसको कौन लिखेगा, इस एफआईआर को जो है महिला पुलिस अधिकारी, ये फीमेल पुलिस ऑफिसर। अब एक और भी चीज़ आती है, आर महिला ऑफिसर, तो यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है तो नहीं तो कोई महिला होनी चाहिए, महिला दे रही है सूचना, उसके अगेंस्ट इस तरह के चीज़ें हुई हैं, तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें जो है आपको ये होगी। और एक और प्रोविजो जोड़ता है कि ये जो ऑफेंसेस थे 354 ए बी सी डी, 376 फिर ए से लिख के ई या 509, तो उसमें यदि ये ऑफेंस हुआ है या उसका कोई अटेम्प्ट हुआ है और जिसके अगेंस्ट हुआ है, एक क्लास क्या हुआ, वीमेंस। दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि यदि जो ये वीमेंस है और वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर थाने में बैठ के ही नहीं लिखेगा, उसके घर जाके या वो आदमी ये जो भी ऑप्शन देता है वहाँ पे जाके वो लिखेगा। और मान लो बताने की ही स्थिति में नहीं है तो ट्रांसलेटर, तो इसीलिए कहा जाता है, ये वर्ड है इंटरप्रेटर, द्विभाषिया या स्पेशल एजुकेटर, विशेष प्रबोधक, ये उनको लिखते हैं। एक केस हम कंडक्ट कर रहे थे तो उसमें डम विटनेस थी लेडी, 376 का केस था उसको। तो क्वेश्चन ये आया कि इसका एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि इसके लिए कोई इंटरप्रेटर जो इसकी डम विटनेस के लैंग्वेज को समझ सकता है उसको बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा आप बुलवाइए। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया, फिर वहाँ से एक लेटर एजुकेशन ऑफिस में भिजवाया, बीएसए के यहाँ, बीएसए के यहाँ से इस तरह का आदमी होता है। फिर वो आया तो कोर्ट में उसका बयान कराया और काफ़ी अच्छा हुआ, उसमें कन्विक्शन भी होल्ड हुआ। तो इस तरह से हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, 6 बजे मिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे ये है। तो ये क्या है कि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट के रूप में डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करती है। तो उसको न केवल स्वस्थ लोगों का भी ध्यान देना है, बल्कि जो भी यह है कि जस्टिस क्या है, जस्टिस
आदमी जो सफरर है उसके दरवाजे तक जानी चाहिए। तो इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। तो वीमेंस के लिए और डिसेबल पर्सन्स के लिए एक गया है, जो नहीं बात अपनी समझा सकता कह सकता, उसके लिए ये प्रोविजो करता है। यहाँ तक ये भी कहता है कि उसकी प्योरिटी, उसकी सैंक्टिटी सही बनी रहे, सब सामने आए, तो उसको वीडियोग्राफ भी उसका बना लिया जाए। और तीसरा ये कह रहा है कि अब इस तरह के रेप के मामले में आप जानते हैं 164 का बयान होता है जो विक्टिम होता है। तो विक्टिम में इसीलिए 164 5A में क्या कहता है कि ये जब रेप या इस तरह के जो ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेंस या डिसेबल पर्सन है, तो इसमें जो कैटेगराइज किया गया है उस कंडीशन में जितना जायज़ अर्ली एज पॉसिबल उसका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। फिर आपका 154(2) में मैंने बताया कि फ्री ऑफ कास्ट उसको जो इन्फॉर्मेंट है, सूचना देने वाला है, उसको कॉपी दी जाएगी। अब मान लीजिए थाने में गए, FIR नहीं लिखा, पुलिस अधिकारी का मन, वो लिखे या ना लिखे, उसने कह दिया कि नहीं हम नहीं लिखेंगे, जाओ, या पैसे दे दो या मंत्री जी से कहलवा दो, तो फिर इसकी रेमेडी होनी चाहिए। पुलिस के हर फंक्शन को जस्टिफाइड नहीं करता क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो वो चेक एंड बैलेंस और साथ ही साथ जो विक्टिम है उसके लिए ऑप्शन रहे, रेमेडी रहे। तो ये कहता है कि एग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है कि वो बाई पोस्ट उस जिले के SP को, जो पुलिस अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, उसको बाई पोस्ट या अपनी मैटर को लिख के भेजेगा। अब इसी 154(3) में ये भी मिलता है, एक जनरल क्यूरियोसिटी होती है, क्या SP भी किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है? तो 154(3) में जो बाई पोस्ट उसको इन्फॉर्मेशन मिली उसको वो रजिस्टर करा सकता है, खुद उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या अपने किसी सबऑर्डिनेट से करा सकता है। अब यहीं पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यदि कोई आदमी अपने साथ हुए किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग केस स्टार्ट कराना चाहता है, FIR लिखाना चाहता है, तो उसके पास क्या रेमेडी है? तो देखिए, पहली चीज़ है FIR उसकी नहीं लिखी गई तो बाई पोस्ट SP को वो इन्फॉर्म कर सकता है। वो उसके बाद भी उसको रेमेडी नहीं मिली तो कोर्ट में आके सीधे 200 सेक्शन 200 के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एक सीधा तरीका तो ये हो गया। लेकिन विक्टिम, आप देखिए, ऑफेंसेज अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं और कुछ ऑफेंसेज ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल नेचर के होते हैं। 154 और 155 का जो डिवीजन हुआ है इसीलिए हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस मैटर माने जाते हैं, और जो NCR के मैटर है, नॉन कॉग्निजेबल जो मैटर है, वो उतने सीरियस नहीं माने जाते हैं। तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि क्रिमिनल इंडिविजुअल रॉन्ग, क्रिमिनल इंडिविजुअल रॉन्ग, यानी व्यक्तिगत आपराधिक अपकार, रॉन्ग, दोष या अपकार। तो इसीलिए इस 154 के प्रोसेस और 155 के प्रोसेस में फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क ये आया कि 154 में FIR लिख लिया तो एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए, उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजिस्ट्रेट की तरफ नहीं झांकना पड़ेगा, वो बिना उनसे परमिशन के ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। और ये पावर कहाँ मिलता है? 156(1) में, 156 सब सेक्शन 1। ठीक, तो आपको पहला रेमेडी क्या मिला? FIR यदि रजिस्टर नहीं हुई तो आप कंप्लेंट केस में आप SP को कर सकते हैं, और 154(3) में वो भी नहीं लिखा तो आप कंप्लेंट में जा सकते हैं। आप चाहें तो बिना FIR लिखाए
ये मैंडेटरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस से, अपराध कारित होने से, तो एफआईआर लिखाने ही जाए, वो सीधे कंप्लेंट लिखाने भी जा सकता है। अब यदि एफआईआर लिखाने आया है और नहीं लिखा गया तो एसपी को बाई पोस्ट भेजेगा 154(3) में, वो भी नहीं लिखी गई, तब क्या रेमेडी है? तब 156(3) में, जिसको मैंने कहा कमांड एफआईआर, तो उस कमांड एफआईआर यानी कि मजिस्ट्रेट कमांड देता है कि आप केस रजिस्टर करिए और इन्वेस्टिगेट करिए, तो ये पावर 156(3) में दिया गया। किसको दिया गया है? उस मजिस्ट्रेट को दिया गया है जो उस इलाके का क्षेत्राधिकार रखता है, दूसरे जगह का मजिस्ट्रेट आके नहीं देगा। तो अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के हाथ बंधे हुए हैं, वो अपने ही इलाके के लिए दे सकता है, एसओ का हाथ नहीं बंधा हुआ है। वो 100, इसके बाद का चैप्टर है 177 से लेके 189, 177 से लेके 189 तक में, वो प्लेस डिसाइड करता है और प्लेस के रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करता है। अब ऑफेंस पूरे तौर पे एक इलाके में घटित हुआ है या पार्ट पार्ट में घटा है, या काज कहीं है, उसका कारण कहीं है और इफेक्ट कहीं निकला है, तो उसमें साइमल्टेनियस समकालीन रूप से पावर मिल जाता है। तो अपने इलाके में जरा सा ही टच है लेकिन आदमी एफआईआर लिख सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब अपने, जब तक उनको क्षेत्राधिकार नहीं होगा, वो अपने क्षेत्राधिकार का यूज नहीं कर सकते। तो ये हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या हुआ कि कोई परमिशन नहीं चाहिए, न तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ना अरेस्ट के लिए। लेकिन 155 में क्या हुआ कि एनसीआर मैटर है, एनसीआर पुलिस ने लिख तो लिया आपकी, बट उसका नेचर क्या है? क्रिमिनल इंडिविजुअल रॉन्ग का है, व्यक्तिगत आपराधिक अपकार का है। तो उस कंडीशन में इन कानून बनाने वालों ने सोचा कि फिर इसको सीधे सीधे पुलिस स्टार्ट न करे, तो कैसे होगा? उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा। अब ये परमिशन कौन ले सकता है? अब वो जो विक्टिम है वो खुद जा सकता है, क्योंकि जैसे ही एनसीआर लिख लेगा स्टेशन ऑफिसर, वो उससे कहेगा कि आप चले जाइए क्रिमिनल कोर्ट में, जिसको क्षेत्राधिकार है उसके पास, और परमिशन लेके आइए तो हम इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अन्वेषण करेंगे। या एसओ खुद भी मजिस्ट्रेट साहब से कह सकता है कि साहब ये एनसीआर हुआ, हमको परमिशन दे दीजिए तो हम इसकी विवेचना करें। अब आज की तारीख में ये डिवीज़न, मेरा अपना ओपिनियन है कि बहुत फ्रूटफुल नहीं लगता। आप टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, आप कंप्यूटराइज सारी चीज़ें हो गई हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बन गए हैं, आप उसको बनाइए, इन्वेस्टिगेट करिए, और फिर उसमें क्या है, इससे टाइम और रिसोर्सेज का मिसयूज है एक तरह से। आप सीधे सीधे जैसे एफआईआर वैसे ये दोनों को एक में करिए, घालमेल ना करिए। बट हम तो अभी इसी सीआरपीसी के प्लान पे काम करते हैं, तो 154 और 155 में फर्क है। 155 में जब मजिस्ट्रेट परमिशन भी दे देता है तो क्या होता है कि अरेस्ट का पावर नहीं रहता, बाकी सारे पावर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले हैं वो सब मिल जाते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी परमिशन की ज़रूरत कुछ मामलों में पड़ती है। तो एक क्वेश्चन आता है रिटेन एग्जामिनेशन का भी या इंटरव्यू में भी बहुत आयत बार पूछा जाता है कि कैन ए मजिस्ट्रेट कैन गिव ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या एक मजिस्ट्रेट अन्वेषण करने के लिए आदेश कर सकता है? तो अब देखिए क्या होता है कि हमने कमांड एफआईआर 156(3) पढ़ी है, वही दिमाग में आता है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट आंसर आपको ढूंढना है। आप 155 पढ़ के आ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता कि ये भी बताना है कि 155 में भी मजिस्ट्रेट को क्या है, 155(2) में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है एनसीआर के मैटर में
तो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वो ऑर्डर क्या करता है, फॉर इन्वेस्टिगेशन करता है, अन्वेषण करने के लिए आदेश करता है। तो पहला तो ये मिल गया। दूसरा कमांड FIR जो मैंने कहा आपको 156(3) में, आल्दो कमांड वर्ड यूज नहीं है, बट कहीं कहीं कोर्ट ने यूज़ किए हैं और इससे एक सही एक इसकी व्यंजना, इसका जो भाव निकल के आता है पूरा निकल आता है। तो अब दूसरा आपका हो गया कि कमांड FIR 156(3). एक तीसरा भी है। तीसरा है कि जब कंप्लेंट फाइल होता है तो कंप्लेंट फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी करता है और उसी प्रोसेस में 202 में प्रोविज़न है कि वो दे देता है पुलिस ऑफिसर को कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। अब देखिए, अब वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को देता है इन्वेस्टिगेशन को, चाहे तो दूसरे से भी करा सकता है। वो कहो किसी रेवेन्यू ऑफिसर से करा ले, नायब तहसीलदार से करा ले, या दूसरे विभाग के अधिकारी से करा ले। तो अब वो जो हमने पढ़ा था सेक्शन 2H में कि इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, अब वो अदर पर्सन इसी 202 में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ फिट बैठ रहा है। तो ये 3 पॉइंट भूलना नहीं है। एक तो आपको NCR मैटर में इन्वेस्टिगेशन 156(3) में, जब थाने में FIR नहीं हुआ, SP को भी लेटर लिखा, नहीं हो पाया, तो 156(3) में आ सकता है। और तीसरा आपका 202 में आ गया। तो ये है आपका, इसमें वो रखिए। अब देखिए, अब इसमें भी फ़र्क है। 202 में जो ऑर्डर हो रहा है और जो 155(2) में हो रहा है और 156(3) में, यहाँ भी इनके बीच में एक डिवीज़न, एक सीमा रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ये जो आदेश 202 में हो रहा है, ये आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस है, ठीक है, संज्ञान लेने के बाद का मामला है। भाई केस रजिस्टर होता है ना 200 में, जब फाइल होता है तो मजिस्ट्रेट उसको देखता है, अपना उस पर दिमाग लगाता है, संज्ञान ले लिया, फिर केस को प्रोसीड करता है, फिर वो देखता है कि क्या दूसरे कोई अपराध बनता है नहीं कि नहीं प्राइमा फेसाई, और बनता है तो उसको सम्मन किया जाए। 204 में सम्मन ऑर्डर करता है। तो यहाँ पे ये NCR का मैटर प्री कॉग्निजेंस है, 156(3) का मतलब मैटर प्री कॉग्निजेंस है, और 202 का मैटर आफ्टर कॉग्निजेंस है। तो ये है, ये बहुत ही माइन्यूट, जितना आप पढ़ेंगे तो ये आपका चलेगा। तो अभी डिस्कशन हम लोग लास्ट में कर लेंगे कुछ देर में। तो आप लोग अपने में बात अभी करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने पे सब मालूम हो जाएगा कि FIR का क्या पर्पज़ है। तो मैंने बताया कि टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, तो वो इन मोशन में लाना है। तो अभी आप लोग देखिए, ये बात मिलेगी नहीं इतनी आसानी से, इसलिए आप सावधानी बरत लीजिए। आज अभी आप सुन लेंगे और समझ लेंगे तो मौका है, मुझसे अभी आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट हाथ से निकल गया तो बहुत दिक्कत हो। मुझसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में SJS के पूछा गया था और अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें से 2 ही बता पाया था, 3 नहीं बताया। तो मैंने कहा ना, ये कॉमन टेंडेंसी होती है, आसान वाले को भूल जाओ, कठिन वाले को याद कर लो। तो आपको करना क्या है कि जो टेक्निकल है वो तो समझिए ही है, जो सिंपल है उसको भी समझिए। और प्री में ना होने का बहुत बड़ा रीज़न यही होता है कि जो सिंपल चीज़ है हम उसको उसकी सिंप्लिसिटी में लेते नहीं, दिमाग लगाते हैं ज़्यादा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो सिंपल नेचर के आते हैं, तो उनको पकड़े रहना है। टेक्निकल वाले सही करेंगे तो हम हो जाएंगे। तो आप इस तरह से आप यूं लेके चलिए। तो अब देखिए क्या है, तो मैंने बताया कि FIR नहीं हुई तो क्या रेमेडी है आपके पास। विदाउट रजिस्टरिंग द FIR, बिना आप FIR दर्ज कराए सीधे कंप्लेंट में जा सकते हैं, या FIR दर्ज कराने गई नहीं लिखी तो भी कंप्लेंट में आ सकते हैं। दूसरा, आप SP को लेटर लिख सकते हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं अपनी शिकायत, तब भी नहीं सुनी गई तो आप 156(3) का सहारा ले सकते हैं, ठीक है।
और तीसरा भी एक है, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट से बाहर क्या है कि हायरकी में पुलिस ऑफिसर। आप देखिए कि थानेदार का जो पावर है, उस सर्किल में जो सीओ साहब हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, सर्किल ऑफिसर, डिप्टी एसपी, उनको भी, वो भी थानेदार हैं, वो पूरी सर्किल के थानेदार हैं। उनसे ऊपर जाएंगे एसपी साहब, पूरे जिले के थानेदार हैं। तो एक थानेदार नीचे वाला नहीं मानना तो उससे बड़े वाले थानेदार के पास जाएंगे, वो लिखेगा। आप देखिए सेक्शन 36 में पावर दिया गया है कि जो हायर रैंक का पुलिस ऑफिसर होगा वो अपने क्षेत्र के नीचे के ऑफिसर का पावर भी उसके में वेस्ट करेगा, निहित होगा। तो आप क्या है कि एक रेमेडी ये भी है, कभी यदि क्वेश्चन घुमा दिया कि यदि एफआईआर थाने में इंचार्ज ऑफ द जो है थाना यदि उसको नहीं लिखता है तो आपके पास क्या विकल्प हैं, क्या, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो अब वहाँ पे क्या है, आप तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाइए कि साहब हम 154(3) के प्रोविजन के रिगार्डिंग एसपी को बाय पोस्ट इन्फॉर्म करेंगे। तब भी नहीं हुआ तो हम एसपी से भी बड़े अधिकारी के पास जाएंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट की शरण लेंगे 156(3) में। और हमारे पास ये भी विकल्प रहेगा कि हम 156(3) में न जाके सीधे कंप्लेंट फाइल कर दें। तो अब ये आपका क्वेश्चन आया। अब एक चीज़ और देखना है, टेक्निकल है लॉ में, और मैं सोच रहा हूँ कि बट कर ही लेता हूँ। देखिए क्या 156(3) के एप्लीकेशन के पेंडिंग रहते हुए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया जा सकता है? भाई जब तक आप फाइनली उसको डिसाइड नहीं करेंगे ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा ये आता है कि 156(3) में कि मीन वाइल आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 156(3) में जब केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर लगी, उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। अब फाइनल रिपोर्ट 173(2) में रिपोर्ट आ गई और जो वादी या इन्फॉर्मेंट है उसको कोर्ट ने कहा कि भैया तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम आओ अपना ऑब्जेक्शन दो। अब वो ऑब्जेक्शन देता है और ऑब्जेक्शन देने के बाद कोर्ट क्या करती है, उसके आधार पे वो उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट करके काग्निजेंस ले लेती है। काग्निजेंस का प्रोविज़न 190 में है। तो 190 में आप 1A-B-C में देखेंगे तो ए में ऑन कंप्लेंट है। तो जब कंप्लेंट काग्निजेंस ले लिया और उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुरू किया, 200 का स्टेटमेंट हुआ, 202 का स्टेटमेंट हुआ, और इसी मीनवाइल जो 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें एफआईआर लग गई और फिर आया कोर्ट में और कोर्ट ने उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट करके मुक्त दिया, तो दोबारा मजिस्ट्रेट चाहे तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है। तो ये काफ़ी टेक्निकल है और कहीं बहुत कभी एग्ज़ाम में कोई इस तरह का पूछ दिया तो ये आपके बोनस मार्क्स ही होंगे। तो आप देखिए, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि 154 में एफआईआर होता है और 155 में एनसीआर होता है, और दोनों में फ़र्क आपने देख लिया। 154 में नो नीड ऑफ परमिशन फॉर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन आर अरेस्टिंग, लेकिन 155 में दोनों स्टेज में आपको परमिशन की ज़रूरत है। मान लो कि आप कोई ऐसा इंफॉर्मेशन थाने में मिलता है जो कुछ सेक्शन कॉग्निजेबल है और कुछ नॉन कॉग्निजेबल है, तब क्या होगा? जब दोनों मिक्स रहेंगे तो बड़ा वाला सामने आता है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा। जैसे 323 है, 504 है, 506 है, 452 है। तो आप देखिए 323 और 504 क्या है? नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय मामला है।
और 506 और 452 संज्ञेय है। तो पूरा केस क्या हो जाए, संज्ञेय मामले की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो 154 में आप देख लिया। अब 155 में आप देखिए कि इसके 4 सब सेक्शन है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ने से 154 और 55 पूरा कर लेते हैं, तो आते हैं फिर FIR पे और इसके डिफरेंट जो डायमेंशंस है उस पर फिर डिस्कस करते हैं। अब 155 में क्या है, 155(1) में NCR केसेस यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है, तो उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको NCR रजिस्टर किया जाएगा और फिर उसके बाद GD में उसकी एंट्री की जाएगी और उसको आदमी जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको कहा जाएगा कि तुम कोर्ट में जाके परमिशन ले लेना, तब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो 155(1) में ये हो गया। 155(2) मजिस्ट्रेट को ऑथराइज करता है कि वो परमिशन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो 155(2) में हम देखेंगे कि परमिशन दे सकता है। अब परमिशन कौन देगा, जाहिर सी बात है जिसका क्षेत्राधिकार है, जो उस मामले का या तो ट्रायल कर सकता है या कमिटल कर सकता है, यानी सत्र के सुपुर्द कर सकता है। अब 155(3) में क्या है कि पावर क्या होगा इस IU को, जिसको इसका इन्वेस्टिगेशन करने का दिया है, अथॉरिटी दिया है, उन्होंने परमिशन दिया है, तो वो जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है वैसे ही करेगा, एक्सेप्ट वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक। फिर 155(4) ये कहता है कि जहाँ पे कोई ऑफेंस दोनों तरह से कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कनेक्टेड है, तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस समझाएगा। तो देखिए ये आपका 154 और 155 ये हो गया। अब यहाँ पे 156 भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि पावर कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने का पावर कहाँ है। 154 तो मैनर बताया था FIR के पंजीकृत होने का, रजिस्टर्ड करने का। पावर 156(1) में है, जो कहता है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 13। कहने का मतलब ये है कि अपने क्षेत्राधिकार में थानेदार उन संज्ञेय मामलों में अन्वेषण स्टार्ट कर देगा जो यदि अपराध उस क्षेत्र में हुआ है तो संबंधित न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा। तो सीधे सीधे एक पूछा जाए आपसे एक लाइन में कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर कहाँ है, तो ये पावर आपको 156(1) में मिला। 154 में क्या था, वो मैनर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। अब देखिए ये पावर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का दिया गया है, इसीलिए 156 का 2 ये कहता है कि ये जो इसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, मैटर कॉग्निजेबल है, तो आप इन क्वेश्चन उसको क्वेश्चन में नहीं ला सकते, उसके क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं और चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये एम्पावर्ड नहीं थे। यदि उसके थाने का मैटर है, उसके थाने क्षेत्र में कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और संज्ञेय अपराध की सूचना उसको मिली है और सूचना पंजीकृत हुई है और पंजीकृत हुई है, तो उसको पावर है। अब वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो आप उसको प्रश्नगत नहीं कर सकते। ये आपका 156(2) कर दिया। अब 156(3) जो कमांड FIR का मैंने कहा कि 190 में जो कॉग्निजेंस लेने का पावर मजिस्ट्रेट को है, तो जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट किन मामलों का लेता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं। तो अधिकारिता वाले क्षेत्र में जो ऑफेंस का वो कॉग्निजेंस ले सकता, उन
मैटर में वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। तो लेकिन ये केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है 156(3). तो ये आपका हो गया। अब आते हैं एफआईआर। एफआईआर के सारे में जो हम लोग ने डिस्कस किया, उसके अलावा और जो निकल के आते हैं एफआईआर के बारे में। देखिए, एफआईआर पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, इसका साक्ष्यात्मक मूल्य क्या है। तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि एफआईआर कोई सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, कोई सारभूत या मौलिक साक्ष्य नहीं है। किस बात का? जो एफआईआर में कंटेंट है वो कंटेंट एकदम सही है, इसको एफआईआर खुद नहीं साबित कर देगा, इसलिए वो सारभूत साक्ष्य या सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता। पहली चीज। अब यदि एफआईआर सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है तो एफआईआर में क्या सारे डिटेल्स होने चाहिए कि खेत की बाउंड्री से कितने मीटर पे लाश पड़ी थी, किसने मारा, कौन हथियार से मारा, चोट कहाँ पे आई है, किसने देखा है। तो इसीलिए एक दूसरा प्रिंसिपल निकल के आता है कि एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, यानी प्रत्येक सूक्ष्म विवरण उसमें होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक सूचना है अपराध का और अन्वेषण करके सच्चाई और जो असत्यता है, ट्रूथ क्या है, वो सामने लाता है आयोग। तो दूसरी बात आई कि इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, यानी प्रत्येक चीज उसमें समाहित होना नहीं है। तीसरा, यदि एफआईआर में कोई पर्सन नेम्ड नहीं है, नामजद मुलजिम नहीं है, तो भी जिसका नाम नहीं है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में एविडेंस के बेस पे किसी का नाम आता है तो उसको चार्जशीटेड किया जा सकता है और उसको कन्विक्टेड भी किया जा सकता है। चौथी चीज कि एफआईआर में यह जरूरी नहीं है कि सारे विटनेसेस के नाम हो। एफआईआर के बाहर का भी विटनेस चार्जशीट में विटनेस हो सकता है और कोर्ट में एज ए विटनेस एग्जामिन हो सकता है। यदि चार्जशीट में भी नहीं बनाया उसने और वादी ने ऑन एग्जामिनेशन जब अपना दिया कोर्ट में और उससे मटेरियल सामने आ गया, तो प्रोसिक्यूटर तुरंत 311 सीआरपीसी में एप्लीकेशन दे देगा कि साहब ये भी आदमी घटना में महत्वपूर्ण साक्षी है, इसको भी कोर्ट में बुला दिया जाए। तो क्या होगा, वो विटनेस 311 में, इसीलिए बहुत ही एक बड़ा हथियार है कोर्ट के हाथ में भी, प्रोसिक्यूशन के हाथ में, इवन डिफेंस के भी हाथ में है कि वो चाहे तो डिफेंस विटनेस के रूप में किसी को पेश कराने के लिए कह सकता है साहब इसको भी बुला लिया जाए, तो न्याय तक हम पहुंच सकते हैं। तो 311 में वो कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर में ईच एंड एवरी विटनेस का नाम इनकॉर्पोरेटेड हो। पांचवी, ये ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर में सोर्स ऑफ लाइट का डिटेल में वर्णन हो ही। यदि एक्यूज्ड को वो जो पीड़ित पक्ष है पहचान रहा है और उसके आधार पर नेम्ड कर दिया है, तो भले ही रात का समय है और उसने नहीं बताया कि कैसे उसने उसको देखा और कैसे पहचाना, तो भी वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता कि उसके आधार पे एक्यूटल दे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उजाली रात हो, आसमान बिल्कुल साफ हो,
हो सकता है उसने आवाज़ सुनी हो और वो जान गया हो कि गांव का या बगल का है या जिससे हमारी झगड़ा चल रहा था वो आदमी है, उसके हाव भाव से जान गया हो, काम करने के तरीके से जान गया हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सोर्स ऑफ लाइट का उसमें मेंशन हो ही हो। बाद में भी यदि ट्रायल में उसको खुलता है और वो कोर्ट उसको रिलायबल पाती है तो उसके आधार पे कन्विक्शन होल्ड कर सकती है। इसके अलावा एफआईआर में यह भी ज़रूरी नहीं है कि मोटिव 100% आए ही। मोटिव जो सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट होती है, मोटिव या हेतु, यानी अपराध करने का कहते हैं ना कि कोई भी घटना बिना कारण के नहीं हो सकती, बिना उसके पीछे कुछ ना कुछ निहित उद्देश्य होता, तो वही मोटिव होता है जिसको वो करता। मानिए हम 10 लाख रुपये हमने किसी से उधार लिया है, बार बार तगादा हो रहा है और हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, कि जो कर्ज जिसको पैसा देना है उसी को साफ कर देते हैं, जैसे पाकला नारायण स्वामी केस में हुआ था। तो क्या है कि आप मोटिव भी उसमें ज़रूरी नहीं है। अब आता है कि इस एफआईआर का आखिर फिर मतलब क्या है। तो एक मतलब तो आया कि टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, यानी कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया को गतिशील कर देती है ये एफआईआर, यानी कि अन्वेषण का ये नींव है, जो आधारशिला है, फाउंडेशन है। इसके अलावा इसका एविडेंसरी वैल्यू में जब लिखना होगा तो ये पॉइंट ज़रूर आना चाहिए, जितनी बातें हमने बताई है, कि उसका या तो कोरोबरेटिव वैल्यू होता है या कंट्राडिक्टरी वैल्यू होता है। यानी कि हम एफआईआर में जो स्टेटमेंट दिए हैं, कोर्ट में फिर जब दोबारा स्टेटमेंट देने आते हैं और एफआईआर जिसने लिखाया वही आदमी गवाही में आया हुआ है एज ए विटनेस, तो एफआईआर में लिखी गई अपनी बातों को वहाँ पे वो कोरोबरेट कर सकता, पुष्ट कर सकता है। तो या तो उसको संपुष्टि के लिए, कोरोबरेशन के लिए धारा 157 एविडेंस एक्ट में कर सकते हैं, या उसको कंट्राडिक्शन, अपोजिट पार्टी है कि वो उसने कहा कि आपने एफआईआर में लिखाया है कि 5 आदमी आए थे जिन्होंने आपको गाली दिया और धमकाया, और उसके बाद जो है एक ने फरसे से मारा, एक ने लाठी से मारा, एक ने पिस्टल निकाल लिया, और चार्जशीट में और आज आपने बयान दिया है कि 4 ही लोग थे। तो ये बताइए कि पहली वाली बात सही है या ये बात सही है। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि तुम 5 बताए एफआईआर में और आज बयान में 4 बता रहे हो, जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन परीक्षा शुरू हुई। तो ये हुआ कॉन्ट्राडिक्शन अंडर 145 एविडेंस एक्ट। तो 2 वैल्यू है, आइदर कोरोबरेट या कॉन्ट्राडिक्ट। 157 में कोरोबरेट या इसमें ये। इवन सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में भी इसका कुछ वैल्यू हो सकता है, कंडक्ट को और मोटिव को के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एफआईआर किन्हीं परिस्थितियों में आपके डाइंग डिक्लेरेशन में भी आ सकता है। 32 थाने में गया, एफआईआर लिखाया, उसको संदेह है कि फला आदमी हमको जान से मार देगा, और अभी गरिया के गया था, वो धमका के गया था, और घर जाता है वहाँ पे मर जाता है। तो ये जब ड्यूरिंग ट्रायल क्या होगा, इसको आईओ जो है एज ए डाइंग डिक्लेरेशन भी पेश करता है, और 32(1) एविडेंस एक्ट में वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है। तो ये आपका है कि प्रश्न यह आया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य क्या है। तो यदि समय नहीं है, उस बड़े क्वेश्चन के साथ जुड़ा है, तो आपको लिखना है कि एफआईआर या तो संपुष्टि के लिए या खंडन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। संपुष्टि धारा 157 एविडेंस एक्ट में की जा सकती है, और खंडन विपक्षी के द्वारा 145 में किया जा सकता है। अब ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि एफआईआर में ये कोरोबरेट या खंडन करने का काम किस गवाह के विरुद्ध किया जा सकता है, जिसने एफआईआर लिखाई है। ये नहीं कोई दूसरा आदमी आया और एफआईआर आप पढ़ के उसको सुना रहे हैं, नो। एफआईआर को कोरोबरेट आप कराएंगे तो उसी से कराएंगे, खंडन कराएंगे तो उसी से कराएंगे।
तो ये है उसका साक्ष्य। तो और बाकी जितनी बातें ऊपर बताई थी वो भी, लेकिन टॉप पे सबसे ये रहेगा उसका एविडेंसरी वैल्यू में। और बाकी जितनी मोट बातें मैंने बताई है वो स्टेब्लिश सेटल लॉ है आज की तारीख में, वो उससे डिविएट नहीं हुआ और वो क्रक्स है। तो और तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको नहीं भूलना है। और टेक्निकल जो चीज़ें आपको 154, 55, 56 पे आया वो ये सारी है। अब आगे आप आएंगे। अब ये जो एफआईआर जो लिखी जाती है, लिखते पुलिस वाले हैं, पुलिस थाने का इंचार्ज लिखता है या लिखवाता है और जीडी में उसको एंट्री करता है। तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी हो गया। अब जब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो गया, अब तो लॉ क्या कहता है, क्रिमिनल लॉ ये कहती है कि जब थाने में तुमने एफआईआर लिख लिया है तो इसको पड़े मत रहने दो, इसको उठाओ और कोर्ट में जो संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वहाँ भिजवा दो जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज। वो एज अर्ली एज क्यों भिजवा दो भाई? क्योंकि कोई डाउट न क्रिएट हो कि कोई मैनिपुलेशन हुआ है थाने में और कुछ लोग मिल के एक एफआईआर लिखा दिए हैं, अपने हिसाब से लिखा दिए हैं। और उन्होंने क्या किया, जीडी में टाइम दिया 10:15 AM, 10:15 AM पे, लेकिन वास्तव में लिखा है इन्होंने 14:30 पे लिखा है। और जीडी रोके रहे, कहा जाता है जीडी रोके रहे। जीडी रोके रहे का मतलब ये होता है कि नियम क्या है, 154 ये कहता है जब एफआईआर लिखिए उसी समय का टाइम आप डालिए जीडी में भी। और आप देखिए कि कल जब आप देखेंगे तो एक बड़ा विडंबना आएगी कि कोई आदमी इन्फॉर्मेंट थाने में आया है, सुबह 7 बजे आया और उसकी एफआईआर लिखनी शुरू हुई और 7:15 बजे, ठीक, और लिख के 3 पेज का एफआईआर हो गया, बज गया 7:30। अब उसमें टाइम जीडी में क्या पड़ा, वो 7:15 पे जो लिखी गई वही। तो अब इसमें क्वेश्चन जनरली डिफेंस ये पूछता है कि भाई एफआईआर कै बजे लिखना शुरू हुआ, तो 7:15 पे। कितना टाइम लगा होगा, 15 मिनट लगा होगा। तो फिर जीडी में कैसे 7:15 पे लिख लिए, दोनों हाथ से लिख रहे थे। लेकिन ये बहुत माइनस चीज़ें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ला ये है कि टाइमिंग वही रहेगी जो एफआईआर रजिस्टर करने का है। तो अब मैं ये कह रहा था कि सेफ गार्ड्स कुछ दिए हुए हैं कि पुलिस मिसयूज तो नहीं कर रही है, डिले तो नहीं कर रही है, किन्हीं से मिल के तो ये तो प्लान वे में नहीं एफआईआर लिखाया जा रहा है किसी को परेशान करने के लिए। आप यूं समझिए एक एफआईआर लिख गई ना, तो जिसके खिलाफ लिखी है उसकी जो है चुरखी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपने यदि सब तरह से मिलजुल के यदि एफआईआर भी लगवा लिया फाइनल रिपोर्ट कि नहीं ऑफेंस में डाउट नहीं होता है, तो भी कोर्ट में जाएगी। तो एक आपका विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जुडिशियल सेटलमेंट है कि जो वादी या इन्फॉर्मेंट होगा उसको नोटिस जाएगी कि आओ भाई, ये आईओ ने इसमें एफआईआर लगा दिया, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन हो तो तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डालता, और जब वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डाल देता है तो जनरली आपका वो केस फिर या तो स्टेट केस की तरह या कंप्लेंट केस की तरह कोर्ट में ट्रीट हो जाता। और जिसके खिलाफ एफआईआर लिखाया गया था, भले ही फर्जी था, वो फिर वो कोर्ट में आया और फिर उसकी स्टेटस मुलजिम वाली हो गई। तो आखिर इससे बचने का क्या तरीका है? यदि एक बार एफआईआर लिख गई और अभी मान लो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी 173(2) की रिपोर्ट नहीं गई, 173(2) में चाहे चार्जशीट की चाहे फाइनल रिपोर्ट की,
तो क्या रेमेडी है? तो इसकी रेमेडी फिर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और एक हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 में आप उसको क्वेश्चन कराने के लिए क्रिमिनल रिट में जा सकते हैं, या 482 में हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर के तहत जा सकते हैं, और तब वो एफआईआर क्वेश हो सकती है और कोई रेमेडी नहीं है। तो एफआईआर इसीलिए एक बहुत बड़ा मिसाइल है। ये क्रिमिनल लॉ को तो मोशन में लाता ही है, लेकिन पर्पजली कुछ लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो उस मिसयूज से भी कैसे बचा जा सकता है, तो ये भी लॉ मेकिंग जो बॉडी रही है उसने इसकी कल्पना की है, और तब संविधान में आपको 226 में हाई कोर्ट को पावर है, और इवन आप मैटर बहुत हाई कोर्ट से भी रेमेडी नहीं मिली तो आप एसएलपी में 136 में जा सकते हैं या 142 में जा सकते हैं, आर्टिकल 142 में। तो बट यह है कि लड़ना पड़ेगा, बहुत वो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में चेक एंड बैलेंस जो है तो करना पड़ता। अब ये कि एफआईआर जब लिख गई है तो मैंने कहा कि एज सुन एज इसको क्या होगा कि कंसर्निंग मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इसको भेजना पड़ेगा। उस भेजने से क्या पर्पज पूरा होगा? उस भेजने से पर्पज ये होगा कि कहीं कोई थाने में कोई हेराफेरी नहीं है, कहीं कोई डाउट रीजनेबल नहीं क्रिएट होता, और प्रॉम्प्टली यह आया है कोर्ट में, डिले का लाभ डिफेंस नहीं ले सकता है, और मजिस्ट्रेट भी ये वेरीफाई करता है कि हाँ ये टाइम पे एफआईआर आ गया, कोई डिले नहीं हुआ। तो क्या केवल इतना ही पर्पज है? एक पर्पज और भी है। 157 को एलांग विथ 159, 157 के साथ जब 159 को पढ़ेंगे 159 में, तो आप देखेंगे कि जब कभी इसमें प्रोविजन में है कि एफआईआर हुआ और एफआईआर के बाद सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, तो 159 में मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कि वो क्या करता है, खुद भी इंक्वायरी कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट से करा सकता है। तो लेकिन आप 159 की लैंग्वेज से जो एक लॉ का स्टूडेंट होता है उससे बड़ा एक भ्रम क्रिएट होता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया है कि 159 में ये जो पावर है, 159 आप पढ़ें यदि, कि ये कहता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो ये पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन को भूलिए जाइए कि मजिस्ट्रेट ये नहीं कर सकता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हो आईओ से उसको रोक दो। नो, सुप्रीम कोर्ट का ये सेटल लॉ है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अथॉरिटी इंटरवेन नहीं कर सकती, इट्स सेल्फ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो इसी मॉनिटरिंग करने के लिए 159 में एक पावर मिला। तो ये कहता है कि जब ये 157 में रिपोर्ट मिल गई, या मान लीजिए 173 में ही रिपोर्ट मिल गया और एफआर लग गया, जो एफआईआर हुई थी, तो वो क्या करता है कि उस कंडीशन में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है, या उसको खुद इंक्वायरी कर सकता है या इंक्वायरी करा सकता है। तो ये एक लिमिटेड पर्पज के लिए, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन में कोई भी आप वो नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हैं कि आप रोक दीजिए, हम जांच करेंगे और हम देखेंगे जो भी होगा वो करना होगा, रेमेडी देंगे, तो नहीं करते। तो 157 में वो रिपोर्ट दी जाती है। अब जो पुलिस रिपोर्टें जाती हैं मजिस्ट्रेट के कोर्ट में थाने से, वो कैसे जाती है? तो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है कि
थ्रू सीनियर पुलिस ऑफिसर वो रिपोर्टें जाती हैं। अब जब सीनियर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से वो रिपोर्ट में जाएगी, ये मैंडेटरी प्रोविजन हो गया। तो अब वो जो सेक्शन 36 में पावर दिया गया था ऊपर वाले पुलिस अधिकारियों को, छोटे थानेदार से बड़ा थानेदार, बड़े से बड़ा थानेदार, तो वो वहाँ पे उसको चेक कर सकता है और उस छोटे थानेदार को, आईओ को निर्देश दे सकता है कि ऐसे करिए, और निर्देश देने के बाद उसमें उस रिपोर्ट को आगे कोर्ट में फॉरवर्ड कर देगा। अब उस निर्देश के हिसाब से इनको काम करना होगा। इसीलिए पुलिस जो ऑफिसर होते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर चार्जशीट या एफआईआर जाने के बाद भी, फाइनल रिपोर्ट जाने के बाद भी 173(8) सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अग्रेतर अन्वेषण करने का आदेश कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, वर्ड क्या है, अग्रेतर, फर्दर अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यानी एक नई डी नोवो नई अन्वेषण करने की पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो कतई नहीं है। यदि ये पावर कहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों को है और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत और 482 के तहत है। तो आप देखिए कि प्रोसीजर में भी कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं, चेक करने के भी रास्ते बनाए गए हुए हैं। तो 157 में जो देखिए, अब 157 में कुछ खास बातें भी हैं कि क्या एफआईआर हो जाने के बाद जो थाने का प्रभारी है, जो एसओ है या एसएचओ है, क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का भी निर्णय ले सकता है। तो दिया है कुछ सर्टेन लिमिटेशन, किंतु परंतु के साथ इसमें दिया हुआ है कि नहीं, वो ये डिसीजन ले सकता है, नहीं लेना है। जब वो लेता है तो फिर ये बताएगा कि क्यों नहीं लेना है, क्यों आगे कार्रवाई नहीं करना है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अभी और सेक्शन पे आने के पहले हम उसी पे फिर आते हैं घूम फिर के, कि एफआईआर को लेके आप वो करिए। आप लोग एक काम करिए, इस पूरे चैप्टर को पढ़िए और फिर हम लोग जो भी इसमें हो तो कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। अभी तक आप लोग को जितनी बातें आई हैं वो क्लियर है? तो बढ़िया है। देवी शंकर मिश्रा जी कह रहे हैं पूरी समझ में आ रही है। रावत साहब, स्वाति जी, और ये है। तो इस तरह से ये एक अच्छा टॉपिक है और मेरी कोशिश ये है कि ये सारे ओके, एनी क्वेश्चन अभी तक हमारे डिस्कशन में जो बातें आई उसमें? मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी बारीकियां समझ में आ सके, और बड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आती है। एक लंबा टाइम ट्रेवलिंग है इसमें, और तो ये है कि आप विश्वास कर सकते हैं, और जब पढ़ेंगे तो उतना ही आप मेरा वर्जन कोरोबरेट करते जाएंगे। तो इस तरह से है। कल हम लोग तो 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, तो कल क्लास हम लोग आप किए रहेंगे। तो ये अभी हम लोग ने काफ़ी इस पर वो किया है। कोई क्वेश्चन है? मैं चाहता था 5-10 मिनट आप लोग के जितनी बातें हम लोग ने किया है उसके बीच में तो डिस्कस करें। अदरवाइज जो है सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक बार बता दीजिए। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना है। ठीक है, मैं आता हूँ। 400 से एक क्वेश्चन है। देखिए भाई, अभी टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक से बाहर जाने पे क्या है कि ये फैल जाएगा दायरा। एफआईआर का ये जो चैप्टर है, और ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देवी शंकर जी,
आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप एंटीसिपेटरी वेल पे आएंगे, पूरा क्लास लेंगे हम। तो अभी आप इस पे इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग वो करिए। तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे आया। तो देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है कि आपने देखा एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद पुलिस रिपोर्ट जाती है 173(2) में, यानी कि एफआईआर हुई तो एफआईआर कराया गया है, उसमें एक आईओ डेजिग्नेट हुआ। अब आईओ जब डेजिग्नेट हो गया तो वो क्या क्या, इन्वेस्टिगेशन के कई पार्ट हैं। वो इस पार्ट पे जाएगा प्लेस ऑफ ऑकरेंस के, वहाँ पे साइट प्लान बनाएगा, नक्शा नजरी बनाएगा, ठीक है। जो विटनेसेज मिलेंगे उनको करेगा। अगला ही सेक्शन आपका इसमें 161, अब या उसके पहले जिनको ये देखेगा कि मामले के फैक्ट और सरकमस्टांसेस से जो भी एक्विंटेड परिचित लोग हैं उनका गवाही होनी चाहिए। तो मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो 160 में उनको एक सम्मन कर सकता है कि आप आइए बताइए। अब 160 में सम्मन करेगा, वो आते हैं तो 161 में 161 का बयान जिसको कहा जाता है, तो आयु क्या होता है, जो विटनेसेज होते हैं या एक्यूज होते हैं उनका स्टेटमेंट नोट करता है। और स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। अब ये सब करने के बाद फिर उसमें आयु को आपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा कि अरेस्ट, सर्च एंड सीचर, ये सारी और जो आदेशिकाएं हैं, प्रोसेस हैं, वो सब करते करते अंत में या तो पाता है कि ये अफेंस कमिट किया गया था और एविडेंस से वो साबित है, प्रूव्ड है, तो वो 173(2) में चार्जशीट भेजता है। यदि उसने पाया कि नहीं एविडेंस पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है या झूठा है, तो उस कंडीशन में उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब ये रिपोर्ट 173(2) में जाती है तो अगला स्टेप क्या आता है, कोर्ट उस पर देखता है कि ये मैटर कॉग्निजेंस लेने लायक है या नहीं, यदि संज्ञान उस पर लिया जाए कि नहीं। तो संज्ञान अपराध का होता है, ठीक है, अपराधी का नहीं। तो संज्ञान 190 ABC में से कोई किसी भी तरीके से ले सकता है। अब जो फाइनल रिपोर्ट आई थी तो वहीं पे मजिस्ट्रेट के सामने क्या ऑप्शन आता है कि या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे या उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहे। ये तो जब चार्जशीट कोर्ट में आ गई तब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर बाई कोर्ट हो गया, ठीक। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर बाई कोर्ट हुआ और दूसरी तरफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सीनियर पुलिस ऑफिसर, यानी जो आयु है उससे सीनियर रैंक का ऑफिसर 36 में जो पावर उसको मिला है उसके तहत और 173(8) को मिला के 173(8) में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अग्रेतर विवेचना के लिए या अन्वेषण के लिए आदेश कर सकता है। तो अब यहाँ पे आया है कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने जो अभी बताई है फाइनल रिपोर्ट आने पे, तो फाइनल रिपोर्ट यानी 173(2) की रिपोर्ट आने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश से हो सकता है, और 173(2) की रिपोर्ट नहीं आई है तो भी पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी कर सकता है, और रिपोर्ट आ भी गई है तो भी, यानी कि जब 173(2) की रिपोर्ट पेंडिंग है, इवन एविडेंस रिकॉर्डिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया, तब भी 173(8) में यदि कोई नया फैक्ट मिला है जिससे ये लगता है कि नहीं ये इनजस्टिस हो जाएगी, तो पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता। अब 159 के रिगार्डिंग जो मैंने कहा, तो वो क्या है कि रूल ऑफ कॉशस है, तो उसको जो लेजिस्लेचर ने इसलिए बनाया कि 157 में जो रिपोर्टें जाती हैं उसके आधार पर लगता है कि कोई पुलिस अधिकारी ने ये डिसाइड किया है कि वो मैटर में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पे वो एक्टिव हो सकता है और कह सकता है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेट करिए, या मैं खुद इंक्वायरी करूँगा या अपने से नीचे वाले से कराऊँगा। तो ये पूरा पिक्चर है, इसको आप क्लियर है ये पुष्कर जी, क्लियर है? आगे बढ़, ये सवाल था पुष्कर जायसवाल जी का। तो
मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल गया, या और कुछ आगे डिस्कस किया जाए इस पे? कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो अब बाकी और किसी का कोई इसके रिगार्डिंग? अभी देखिए, ये इसमें आप जब जाएंगे तो 157, 158, 59 को मिला के रिपोर्ट से रिलेटेड हो गया। 160 में उसको जो विटनेस होंगे उनको सम्मन किया जाता है। अब उस सम्मन में ध्यान रखना है कि एक्यूज को भी सम्मन किया जा सकता है, विटनेस को भी। लेकिन 41 में जाएंगे तो 41 में जो नोटिस जाती है वो एक्यूज को जाता है बिफोर अरेस्ट। जब अरेस्ट करने का डिसीजन के आसपास पहुंच जाता है योर और नहीं कर पाता है, और या 7 साल से नीचे का मैटर है, तो फिर वो 41 की नोटिस देता है, और उसमें 41A की नोटिस जाती है, और तब उसके बाद उसको यदि कंप्लायंस नहीं होता है तो अरेस्ट करता है। तो एक्यूज के लिए 160 भी अप्लीकेबल हो सकता है और 41A भी अप्लीकेबल हो सकती है, बट आजकल 41A ही होता है। फिर 161 में आप जानिए कि उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, और स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। 162 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस पर साइन नहीं कराया जाता है जो भी स्टेटमेंट लिया जाता है। अब ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि साइन नहीं कराना, लेकिन मान लो साइन कर ही दिया तो क्या वो साक्ष्य में, एविडेंस में इनएडमिसिबल हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा? नहीं, यदि कोर्ट ये तय करेगी उसमें वो उसको एडमिसिबल भी ग्राह्य कर सकती है उसको। तो 163 में जाएंगे तो वो है कि कभी कभी अपने पुलिस वाले मामले को निपटाने के लिए इंड्यूसमेंट जैसे तरीके या प्रलोभन कुछ कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए 164 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि उसमें स्टेटमेंट और कन्फेशन दोनों है। तो एक्यूज का स्टेटमेंट भी हो सकता है और कन्फेशन भी हो सकता है। अब वो कन्फेशन पे जब आप जाएंगे तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24, 25, 26 को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये है। फिर अभी वीमेंस को लेके उसमें काफ़ी चेंज आए हैं, तो इस तरह से आएंगे। फिर आगे का एक अगला सेक्शन आता है कि रिमांड। 167 में जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिमांड है। रिमांड 3 जगह होता है, वो 167, 209 और 309 में। बट जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है वो 167 में, उस पर हम लोग एक क्लास अलग से लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद एक अगला सेक्शन 169 आता है जिसमें फाइनल रिपोर्ट की जाती है। उसमें रिपोर्ट 170 में आप जाएंगे कि चार्जशीट में जो यदि जा रही है तो कुछ कंप्लायंस करना पड़ता है 170(2) का, तो कुछ बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ऐसे करके हम लोग आगे करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए इसको हम 2-3 क्लास ले सकते हैं। अभी आगे आप लोग देख लीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि 167 तक कर लें, बट 164 में भी टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे, बहुत जल्दी नहीं है, इसको आराम से हम लोग निपटाएंगे, और इस तरह से ठीक है। बाकी आप कैसा लगा आप लोगों को? कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा तो भाई अच्छी बात है, मेरी कोशिश का। नहीं तो अब सबको जो है ओके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग नहीं क्लास में रहेंगे, तो ठीक है। अभी मुझे भी 1.5 हो गया, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं, बस फिनिश करने जा रहा हूँ। ओके, कहाँ गया? चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।